हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल झकास क्लासेस। तो बहुत समय के बाद हम फिर से लौट आए हैं आपके लिए लेके टर्म 2 के लेक्चर वीडियोस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप नहीं पढ़े हैं हमसे, किसी और से पढ़े, वो टर्म 1 में था, ये टर्म 2 में है। अगर वो क्लियर नहीं है, ये नहीं होगा। मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूं क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत भी डाउट था, क्लियर कर लो यार। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट करो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो, ताकि आप अच्छे से क्लियर हो सके। और वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जिसका क्लियर है ना, ये यूं खत्म हो जाएगा। इसमें यार ये मेरा फेवरेट टॉपिक था, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत आसान है। वो आता है तो ये डेफिनेटली आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन मतलब क्या, डेली लाइफ में यूज करना। किसको? जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो था उसको कैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो पहले बताओ, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं? ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस में है, बोर्ड एग्जाम होगा इसलिए पढ़ते हैं। बहुत से इसके लिए भी पढ़ते हैं, पर जो बुक जिसने लिखा है या फिर बुक जिन्होंने प्रिंट करवाया है, उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि इसका डेली लाइफ में यूज होता है। और वो यूज के बारे में हम यहां पढ़ने वाले हैं। पहले कुछ बेसिक टर्म्स तुम्हें समझना होगा, जिससे तुम रिलेट कर पाओ अच्छे से। और बिना टर्म्स के मैथ कहां होने वाला है यार। तो चलो शुरू करते हैं ये चैप्टर बिना कोई देर करते हुए। तो पहले हम लेते हैं एक इंसान। मान लो ये एक इंसान है। हाँ, तो अभी मैं कहाँ पूरा इंसान बनाऊंगा, कार्टून टाइप का बना लिया। और उसके सामने भाई ये रास्ता है, ये रास्ता है मान लो। और इसी रास्ते में एक लंबा सा इलेक्ट्रिक का पोल है, या फिर चार मीनार कोई देखा है, कुतुब मीनार, जो ऊंचा सा पोल टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर है मान लो। चलो मैं कोई इलेक्ट्रिक का पोल, ये तो सबने देखा होगा, कोई बहुत बड़ा है, ये थोड़ा कुछ इस टाइप का है, उसी रोड पर। ये दोनों उसी रोड पर हैं, समझ गए? अब देखो, इस बंदे का आंख होगा, ऑब्वियस सी बात है, इंसान है तो आंख तो होगा ही। चलो आंख बना देता हूं, समझ गए? इसका ये हो गया आंख, समझ लो ये आंख है, जैसा भी दिख रहा हो, ये आंख है। अब ये आंख से क्या कर रहा है? मान लो किसी एक ऊंचाई पर देख रहा है, मान लो इसके पिक में, अरे ये लंबा बहुत, ये क्या है, बहुत ऊंचा है, तो इसके टॉप में मैं देखता हूं। समझ पा रहे बात? इसके टॉप में मतलब पूरे शिखर पर देख रहा है। कौन? ये बंदा या फिर बंदी, इंसान है कोई भी, कार्टून टाइप का दिख रहा है, मैंने जो ड्रॉ किया है ये देख रहा है। तो ये किधर से देखेगा? आंख से दिखेगा। किधर देखेगा? ये जो टॉप वाला प्लेस है, समझ गए? तो चलो हम एक लाइन टाइप का बना देते हैं इन दोनों के बीच। तो ये स्ट्रेट लाइन है, मैं थोड़ा यार इधर टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ये स्ट्रेट ही खींचा जाता है। तो इसके आंख से इसके शिखर तक का जो डिस्टेंस है, मतलब ये क्या है, व्यू पॉइंट, जहां पे ये देख रहा है। कौन? ये बंदा, समझ पाए? और ये क्या है? ऑब्जर्वर, जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ये जो इंसान है। किधर से? आंख से, समझ गए? तो अभी तुम्हें ये कुछ टर्म्स मैं बताने जा रहा हूं, देखो। तो इधर से ये इधर देख रहा है, तो अभी हमें क्या मालूम करना है कि तुम्हें बोलेगा ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए ये जो पिलर है, ये जो पिलर है, इसका डिस्टेंस तुम मेजर करो। तो टेप लेके जाके इधर चढ़ोगे तो बहुत मेहनत लगेगी, पर ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ये आसानी से फट से हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को? तो फट से कैसे होगा देखते हैं, चलो। तो इधर इस व्यक्ति का आंख ऐसा है, इस व्यक्ति का कुछ हाइट भी है, जिसको हम मान लो h ले लेते हैं, जो कि ये इंसान का हाइट है। क्योंकि आंख हमारे पूरा ऊपर होता है, मान लो हम पूरा ऊपर ही मान लेते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस कुछ ज्यादा होता नहीं है, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आंख है, तो ये आंख से जो दूरी है वो है हाइट h। समझ गए बात को? आप इसके आंख को अगर सीधा हॉरिजॉन्टली अगर होता, अगर ये पूरा सीधा का सीधा देखेगा, हॉरिजॉन्टल सीधा, तो ये लाइन बनेगा। समझ पाए? तो इधर जब मैंने बनाया इतना कुछ, क्या बनाया? व्यू पॉइंट और ऑब्जर्वर के बीच एक लाइन, फिर वो जब हॉरिजॉन्टल देखता है और एक लाइन। तो ये दो लाइन बनाने के बाद, पिलर तो हमारे पास पहले से था, तो मैं इधर कुछ
ट्राइंगल टाइप का दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। और जब ट्राइंगल आता है वो भी कैसा वाला, विथ एंगल 90 डिग्री, इधर हो भी रहा है ये। When we have a triangle with an angle 90 degree or with an right angle, then we can use trigonometry into it. तो इधर इस ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो किधर करेंगे, इस ट्राइंगल में यूज करके हम बहुत कुछ निकालने वाले हैं। अभी मैंने जैसे बोला था कुछ टर्म जानना है, ये व्यू पॉइंट जान गए टर्म, इसको ऑब्जर्वर बोलते हैं जान गए, इसके हाइट को एच हाइट बोलते हैं। मान लो तुम चल रही हो, इस इंसान की जगह खुद को इमेजिन करो, तुम्हारा हाइट, जैसे मेरा हाइट कितना है, 6 फीट है, 6 फीट 1 इंच, तो मेरा हाइट है वो। तो मुझे मेरा हाइट मालूम है, बहुतों को पता होता है, कुछ को नहीं पता, तो नाप लो, वो इजी है, इससे तो इजी है। इतने बड़े पिलर का ऊंचाई नापने से तो बहुत इजी है। और क्योंकि हम नीचे खड़े हैं तो हम ये तो नाप सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर और ये पिलर के बीच कितना डिस्टेंस है, कितना दूरी है। ये हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे का नीचे हमें नापना है, पर ये ऊपर चढ़ के जब नापेंगे तब हमें थोड़ा परेशानी होती है। समझ पा रहे हो? अब देखो, अब बात ये है कि इधर कुछ टर्म, जैसे मैं कुछ टर्म, टेक्निकल टर्म से परिचय कराता हूं। ये ऑब्जर्वर है, ये उसकी आंख, और ये है व्यू पॉइंट। इन दोनों के बीच हमने एक लाइन बना लिया। वो जो लाइन हमने बनाया, द लाइन वी ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट विच द ऑब्जर्वर वाज ऑब्जर्विंग, या फिर टू द व्यू पॉइंट, मतलब ऑब्जर्वर की आंख से लेके व्यू पॉइंट तक, या फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट तक जहां ये देख रहा है, उनके बीच जो लाइन बनता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब देखना, समझ पा रहे हो ना, लाइन ऑफ साइट। सो व्हाट इज लाइन ऑफ साइट बोलने से बोल पाओगे, लिख पाओगे अंग्रेजी में, ये मैंने हिंदी में बताया, अंग्रेजी में क्या होगा, द लाइन वी ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर और फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू ए पॉइंट टू व्हिच द ऑब्जर्वर इज सीइंग और ऑब्जर्विंग, यानी देख रहा है जिस पॉइंट पर, दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। समझ गए? एंड व्हेन द ऑब्जर्वर सी हॉरिजॉन्टली, दैट लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब जब वो सीधा देख रहा है, स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल, व्हेन द ऑब्जर्वर इज सीइंग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट दिख रहा है, वर्टिकली स्ट्रेट मतलब ऐसा ऊपर स्ट्रेट दिख रहा है, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट मतलब ऐसा। समझ गए? तो हॉरिजॉन्टली जब स्ट्रेट दिख रहा है तो जो लाइन बन रहा है, ये वाला लाइन, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ गए? So you know the definition of the line of sight and the horizontal line or horizontal line? समझ गए? ये दो टर्म समझ गए। अब बस और दो टर्म सीखना है। अब तीसरा टर्म देखो। So the angle form, so the angle form, कहां फॉर्म हो रहा है एंगल? एंगल ऑफ एलिवेशन, तीसरा टर्म है। ये तो फटाफट से समझ गए। ये थोड़ा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अच्छे से देखो, थोड़ा फोकस करके देखो। द एंगल फॉर्म बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन और द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहले तो तुम्हें पता है लाइन ऑफ साइट क्या है, ऑब्जर्वर से आंख से जहां वो देख रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, जब वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट देखता है, उसी लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो ये बन गया। और इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ गए? व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? द एंगल फॉर्म बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल फॉर्म बिटवीन, लिख देता हूं चलो, एंगल फॉर्म बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन and the line of sight is called
एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ गए व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? बता पाओगे? कुछ नहीं समझे कमेंट में बताओ, मैं समझा दूंगा। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है समझ गए? एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए? क्लियर है? अब इसको नोट करो फटाफट से ताकि हम नेक्स्ट एक टर्म की तरफ बढ़ पाए, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसमें अलग डायग्राम बनेगा, इसलिए इसको नोट कर दो फटाफट से। तो पहले हमने क्या देखा, नीचे से कोई ऊपर की तरफ देख रहा था। अभी जो टर्म आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, कोई भी डायरेक्शन में देख। इसे इधर नीचे से ऊपर देख रहा था, अभी ऐसे देखो कैसे देखेगा। किसी का घर है भाई 2 माले का, 3 माले का, 5 माले का, 12 माले का, 27 माले का, बुर्ज खलीफा जैसे 118 माले का भी हो सकता है, बहुत सारे माले हो सकते हैं। तो ये देखो, ये 2 माला एक घर है, ये एक माला हो गया। इधर बालकोनी थोड़ा बना देते हैं ताकि मालूम चले। एक माला कंप्लीट हुआ, ये भाई बेसमेंट है उसका, ये रोड है, और ये उसका दूसरा माला है जहाँ पे एक लड़का या फिर लड़की कोई एक खड़ी है। मान लो जिधर कोई एक लड़का या फिर लड़की खड़ी है, अपने यार छत से देख रहे हैं, किधर? नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि नीचे एक बॉल गिर गया। सर बॉल गिर गया तो कौन देगा? पैसा वैसा डालो। अब पैसा डाल देना तुम अपने मर्जी से, जो डाल दो। मैं मान लो एक बॉल डाल देता हूं, पैसा वैसा डाल दो सर, सब देखेंगे। यस यस यस, देखते हैं, पैसों के लिए तो दुनिया है बच्चे। रशिया यूक्रेन का युद्ध भी क्या है। हम वो छोड़ो, हम वो एसएसटी में नहीं घुसते हैं। अभी एक आदमी है, आदमी, लड़का लड़की कोई भी है, तुम अपने हिसाब से नाम रख दो, मन्नू या फिर तन्नू, जो भी रखना है तुम रख दो और कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। ओके, ये हो गया इसका आंख। सर आप भयंकर आंख बनाते हैं, क्या करूं? आर्टिस्ट नहीं, साइंस वाला हूं। ऐसा ही होता है ड्राइंग। हाँ, तो इधर से ये देख रहा है इस बॉल को, तो ये बॉल को देख रहा है और ये उसकी आंख है। तो आंख और बॉल के बीच मैंने एक बना दी लाइन, एंड द लाइन वी ड्रॉ from the observer to the point where the observer is seeing. The line यानी एक लाइन which we draw, जो हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं from observer और eye of the observer, observer से या फिर उसके आंख से। ये देख रहा है मतलब कौन? ये कौन है? observer। समझ गए ना फंडा? to the point, व्यू पॉइंट, जहां पे ये देख रहा है, और द पॉइंट वेयर द ऑब्जर्वर इज सीइंग, या फिर वो पॉइंट जहां पे ऑब्जर्वर देख रहा है। तो उनके बीच जो लाइन बना उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। सर उधर तो ऐसा था। हाँ, उधर नीचे से ऊपर देख रहा था तो लाइन ऑफ साइट वैसा था, इधर ऊपर से नीचे देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट ऐसा है। समझ गए? लाइन ऑफ साइट कोई भी इसका डायरेक्शन नहीं होता। सर इधर से इधर डायरेक्शन नहीं, ये लाइन है, नॉर्मल लाइन, ये रे नहीं है कि इसका डायरेक्शन हो। ये कैसा लाइन है? जो ऑब्जर्वर के आंख और जहां वो देख रहा है उन दोनों के बीच बनाया जाता है, लाइन ऑफ साइट। और उसके बाद हम क्या ड्रॉ करते थे? हॉराइजॉन्टल लाइन। उसका डेफिनेशन क्या था? द लाइन व्हिच फॉर्म व्हेन द ऑब्जर्वर सी हॉराइजॉन्टल स्ट्रेट। हॉराइजॉन्टल स्ट्रेट मतलब ऐसे सीधे, वर्टिकली मतलब ऐसे सीधे, या फिर ऐसे हो सकता है, ये नेगेटिव वर्टिकल होगा, वर्टिकली मतलब ऐसे ऊपर की तरफ। समझ रहे हो? तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट यानी इस तरफ ऐसे स्ट्रेट देखेगा। ये बेंड हो रहा है मेरा, छोड़ो, मैं व्हाइट बोर्ड पे बनना, तुम स्केल से ड्रॉ करना। ये होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर। उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और उधर एक एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। सर ये है ना एंगल ऑफ एलिवेशन? गलत। द एंगल फॉर्म बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। डेफिनेशन गलत था या नहीं था? बट कब वो होता है? जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, यानी एलिवेटेड व्यू होता है, ऊपर की तरफ व्यू होता है, तब वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। पर अब वो क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन।
नाउ दैट विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो लाइन ऑफ साइट ऐसे पूरा इससे लग के लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। लाइन ऑफ साइट ऐसे लिख दिया, चलो ओके। तो इधर जब ये नीचे की तरफ देख रहा है तो उसका व्यू कैसा हो रहा है? डिप्रेस हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। जब ऊपर की तरफ हो रहा है तो ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी एलिवेशन हो रहा है, ऊपर की तरफ एलिवेट हो रहा है, तो इसलिए उसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए? अरे उधर जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, इधर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि उसका नजर झुका हुआ है। झुका हुआ नजर वाले चोर होते हैं। इधर चोर नहीं है, इधर ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। और यही समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या फर्क है? दोनों ही एंगल हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ स्ट्रेट साइड के बीच बनते हैं, पर डिफरेंस बस यही है कि जब व्यू एलिवेटेड होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो, जब व्यू एलिवेटेड होता है तो एंगल ऑफ कौन सा होता है? एलिवेशन एंगल होता है। और जब व्यू डिप्रेस्ड होता है, यानी नीचे की तरफ होता है, डिप्रेस्ड व्यू होता है, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम सेम है। तो 4 टर्म याद हो गया, यही मेन है, इसमें ही काम बनेगा। कौन सा? पहला है लाइन ऑफ क्या? साइट। दूसरा क्या है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। तीसरा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और चौथा क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो दोनों की हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लोनर लाइन ऑफ साइट के बीच बनते हैं, पर जब व्यू एलिवेटेड होता है एलिवेशन एंगल फॉर्म होता है, जब व्यू डिप्रेस्ड होता है डिप्रेशन एंगल फॉर्म होता है। ये था फंडा टर्म का। अब हम एग्जांपल लेंगे कैसे सॉल्व होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उससे भी ज्यादा एग्जांपल लेके मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। तो फिकर नॉट, कोई चिंता की बात नहीं है यार, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें मास्टर बना के छोड़ूंगा। बस इतना कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, इधर फॉर्मूला कुछ आने चाहिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आने की भी। पर थोड़ा बहुत भी डाउट है, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी भी टाइम है, जाके देख के आ जाओ। अरे क्लियर तो हो जाएगा, समझ में आएगा, तब तो मजा आएगा, तब तो फील आएगी, तब तो मार्क आएंगे। तो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द। जैसे मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री के बिना एप्लीकेशन कैसे बनेगा यार, तो वैसे ही मैंने फिर सोचा कि आप जाओगे, देखोगे, कुछ नहीं भी जाके जो कंटिन्यू करना चाहेंगे वो बस थोड़ा रिवाइज उनका करा देता हूं। इतने फॉर्मूले बिना जाने आपका होगा नहीं। ये वैल्यू रखना पड़ेगा 0 to 90 तक मिनिमम, और ये वैल्यू सारे आपको पता होने चाहिए। जब एक ट्राइंगल है, ये मान लो ABC, व्हाट इज द ट्राइंगल? इट इज AB and C, व्हाट द hypotenuse is denoted AC which is H, perpendicular P which is AB and base BC which is also called B। तो ये है, तब ये फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो पहले देखो कि तुम्हें ये तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तो इजीली पता चलता है। मान लो इसी ट्रायंगल को मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, और अभी मेरा थीटा मान लो ये वाला है, तो इसमें मुझे बताओ बेस कौन सा होगा? हाइपोटेनस तो ये लंबा साइड होता है, सबको मालूम होता है। तो बेस कभी भी ये मत लिख देना, बेस हमेशा वो वाला एंगल होगा, वो वाला साइड होगा जो थीटा वाले एंगल को मतलब टच करता होगा। जिससे इधर भी देखो थीटा बेस को टच कर रहा है, तो ये है बी और ये है पी। समझ गए? तो थीटा का ऑपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, और थीटा से जो एडजेसेंट होता है वो होता है हाइपोटेनस, और दूसरा होता है बेस। समझ गए? क्लियर है फंडा? आप फॉर्मूला देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा, हाइपोटेनस अपन बेस। तो ये तीन पता चल गए, तो ये तीन उल्टा कर दोगे तो मालूम चल जाएगा। मैं तो बोलता हूं दो पता होने से भी बाकी पता चल जाता है, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, पी बाय एच अपन बी बाय एस, तो एच एच कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे पी बाय बी।
समझ गए, फिर शब्द निकल आएगा। तो अच्छा है 6 तो है यार, याद करने में कितना टाइम होगा, बहुतों को तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब है कॉट थीटा जो कि टेन थीटा का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ गए? अब देखो वैल्यूज, तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे। पहले देखते हैं साइन का वैल्यू। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2। ये नोट करते करते चलो, याद करते करते चलो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, 10-20 सेकंड स्किप कर सकते हो। उसके बाद है साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2। तो ये जितने भी वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यू है इसको क्या समझोगे, ये है इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी वैल्यूज है। ये तो नॉट डिफाइंड लिख दिया है, ये भी वैसा ही है। तो ये तीनों समझ गए, तो ये सारे वैल्यू याद करो। इसमें क्या ही समझाना है, ये याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा या फिर लर्न करना पड़ेगा, तुम बोल सकते हो। तो फटाफट से इसको लर्न करो, लिखो, नोट करो, इससे पहले कि मैं एग्जाम्पल की और बढ़ूं और तुम्हारा सारा ये चैप्टर मस्त से तैयार कर दे। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। तो देखो आ गया हमारा पहला एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन बोल सकते हो। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड में एक टावर है, ये ग्राउंड है मान लो, ये एक टावर मान लो ऐसे खड़ा है ग्राउंड में, कैसे वर्टिकल है, सीधा है खड़ा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे। मान लो एक पॉइंट से ये कितना दूर है, 15 मीटर। ये मान लो वो पॉइंट है, पॉइंट पी ले लेते। तो इससे टावर का दूरी कितना है, 15 मीटर। समझ गए? क्लियर है फंडा? फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, तो टावर के फुट से वो पॉइंट कितना दूर है, 15 मीटर, जो कि मैंने ड्रॉ कर दिया। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। कहां से? पॉइंट से। ऑब्वियस सी बात है, और कुछ तो गिवन है नहीं, आंख वांख कुछ दिए नहीं, आंख लड़ जावे कुछ। तो ये टॉप ऑफ टावर को एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब हमें मांगा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हमें ये 60 डिग्री मिला है, बेस मिला है, और क्या मांग रहा है बोलो तो, हाइट मांग रहा है, जो कि परपेंडिकुलर पी हम बोल सकते हैं। सो नाउ वी कैन पुट द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। कौन सा पुट करें? कोई भी जिसमें एंगल हो और बेस हो। तो परपेंडिकुलर अपन बेस किसका फॉर्मूला है, tan थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर p अपॉन कितना है, बेस कितना है, 15 मीटर, 15 मीटर। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, अभी लिखा था टेबल। व्हाट इज द वैल्यू? 0 का कितना, छोड़ो, 30 का बताओ, 1/√3, 45 का 1, और उसके बाद 60 का कितना, √3 का। सो √3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन 15 मीटर. This implies the height of tower, that is P perpendicular, is equals to 15 √3 मीटर. ये इधर डिवाइड था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो P इक्वल्स टू 15 √3. आंसर मिल गया, जो कि क्या है, टावर का हाइट है. क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है? फटाफट से यार नोट करो अगर फंडा क्लियर हो गया. क्या यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री. ऐसे देखना है, कहीं कहीं पे हाइट दिया होगा, बेस मांगा होगा. यहाँ पे बेस दिया था, हाइट मांगा था. ज्यादातर केस में tan cot पुट होता है. साइन का जब हाइपोटेनस पर कोई देता नहीं है हाइपोटेनस, पर दे दे तो क्या करेंगे वैसा नंबर भी. बहुत से एग्जाम्पल है तो हम करने जा रहे हैं. बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी. So now let's move to the next question. An observer 1.5 मीटर tall. एक ऑब्जर्वर है, मान लो ये एक रोड है, ये एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट कितना है 1.5 मीटर. समझ गए? इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी. एक चिमनी है, चिमनी जो फैक्ट्री से निकलता है ना, धुआं निकलता है ऊपर छोड़ के, जो ये मान लो ऐसा कोई एक चिमनी, जो ये ऑब्जर्वर से कितना डिस्टेंस पे है, 28.5 मीटर, जो हमें बेस मिल गया. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी. तो ये टॉप ऑफ चिमनी है मान लो, ये पूरा हाइट में. तो अभी इसके आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन,
तो सबसे पहले डिस्टेंस करो, यहाँ पे नहीं आएगा ये इधर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। तो इन दोनों के बीच कितना गैप आया, इन दोनों लाइन के बीच ये कुछ आया 1.5 मीटर का, जो कि उसका हाइट है, उतना बस गैप आएगा। ये हाइट को हम कंसिडर नहीं करते, तो इसको मत सोचो, ये आंख तक ही हम सुप्रीम हाइट बोलते हैं इन मैथमेटिक्स। इतना लेने से कोई फर्क आने वाला नहीं है इसलिए। तो अभी हमें कितना है, ये बेस मिल गया, तो ये जितना है 28.5, ये भी तो उतना होगा ना। तुम्हारा आंख यहाँ पे है, पैर यहाँ पे है, ऐसे थोड़ी ना आंख है जो कम हो जाएगा डिस्टेंस, समझ रहे हो ना बात को। तो ये भी नीचे का जितना, ऊपर का भी उतना, 28.5 मीटर। समझ गए। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला है, फ्रॉम हर आइस इज 45 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, 28.5 मीटर ये नीचे का डिस्टेंस है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो यहाँ पे फिर से वो 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 10 45 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी ये वाला जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है इसको पी लेते हैं। इतना ये पूरा नीचे तक नहीं आ रहा है, देखो इतना छूट रहा है, समझ पा रहे हो बात को। इसको गौर से देखो, बाद में 1.5 ऐड करेंगे, ये जितना आएगा तभी हमें मिलेगा चिमनी का हाइट, समझे ना। क्योंकि आंख ऊपर है, फुट से नहीं है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसे पूरा देखता तो होता, ये तो ऊपर से देख रहा है। तो 1.5 मीटर छूट गया है, जो कि ये वाला पोर्शन है 1.5 मीटर। समझो समझो, ये दर गौर से समझो। तो अभी हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 28.5, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा, P इक्वल्स टू 28.5 इंटू 1, 28.5 मीटर, 5 मीटर। तो इसमें कितना जोड़ना है, सो हाइट ऑफ चिमनी इज कितना होगा, 28.5 प्लस 1.5, 28.5 प्लस 1.5 दैट इज इक्वल्स टू 30 मीटर। तो इतना हाइट है किसका, चिमनी का। समझ गए, क्लियर है फंडा। तो चलो यार फटाफट से और एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको फटाफट से नोट कर लो, बस थोड़ा बहुत ट्रिक है, लास्ट वाला मैं अभी करवा देने वाला हूं क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी सब तो ऐसे हलवे में हो जाएंगे, हलवा सवाल है सब। सो जो सबसे डिफिकल्ट अगर किसी को लग सकता है तो ये वाला एग्जांपल है बुक में, बाकी सब तो बाकी जो बताया उस टाइप से खत्म हो जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ब्रिज अक्रॉस रिवर, ये मान लो एक ब्रिज है, ये रिवर है, ये ब्रिज के अंदर से फ्लो कर रहा है, एक कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं, तुम ये ले सकते हो, ये ले, कोई भी ले लो, समझ गए। तो उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये ब्रिज से कोई नीचे झांक रहा है, देख रहा है, किसके ऊपर, बैंक ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ रिवर, तो रिवर के दोनों साइड के किनारे पर जहां पे पानी नहीं है। तो ये पानी इधर खत्म हुआ, यहाँ पे इधर खत्म हुआ, तो ये वाला एक किनारा हुआ और ये वाला एक किनारा, दो पॉइंट हुए। तो उधर से कोई एक झांक रहा है, तो दो लाइन ऑफ साइड भी बनेंगे, दो पॉइंट जो आए, तो ये एक लाइन ऑफ साइड, ये एक लाइन ऑफ साइड हमने बना दिया। तो अब दिया कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। ये पहला वाला कितना है 30 डिग्री और दूसरा वाला कितना है 45 डिग्री। तो ये दो एंगल ऑफ कितना क्या है, डिप्रेशन है। समझ पाए ना, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझे थे अच्छे से, तो ये बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो हमें मिल गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। इफ द ब्रिज इज एट 3 मीटर हाइट, तो ब्रिज का हाइट क्या है 3 मीटर, कहां से, ऑब्वियस सी बात है नदी से होगा। तो ये है कितना 3 मीटर, ये नहीं दिख रहा होगा पानी की वजह से मतलब मेरे ड्रॉ किए गए पानी की वजह से ये आ गया लाइन, खुद ड्रॉ करो। अब मैं इधर का पानी मिटाना चाहूंगा ताकि तुम अच्छे से देख पाओ। तो ये हो गया नदी, ये आ गया हमारा वो लाइन जिसका लेंथ कितना है 3 मीटर। तो ये हो गया नदी से हाइट। अब इसको ज्वाइन कर दो तो ट्रायंगल बन जाएंगे। तो दो ट्रायंगल बने, देखो ये वाला एक और ये वाला एक, दो ट्रायंगल बन गए जिसमें हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है। दोनों का हाइट सेम है जो कि 3 मीटर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर शेयर कर रहे हैं। ये वाले एंगल तो है ना वो 90 डिग्री वाले एंगल, समझ गए। अब हमें क्या दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 से माइनस कर देंगे 30 यानी 60 डिग्री, और इधर भी 90 से 45 माइनस कर देंगे तो 45 डिग्री। तो ये दो एंगल हमें मिल गए जिसकी हमें बहुत आवश्यकता थी।
तो इस वाले ये 60 डिग्री वाले एंगल के लिए बेस कौन होगा, ये 3 मीटर, और हाइट कौन होगा, ये वाला जो है, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। समझ गए? तो ये एंगल यहां है, तो हमेशा तुम्हें मालूम है कि जो एंगल होता है उसका ऑपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, P, जिसको हमने Q और R इधर ले रखा है। तो चलो फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर फर्स्ट ट्राइंगल कितना क्या लेंगे, यहां पे बेस और हाइट का खेल है, तो tan 60 डिग्री, tan थीटा यानी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कितना है परपेंडिकुलर, Q अपॉन बेस कितना है, ये 3 मीटर है। दिस इंप्लाइज tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। सो √3 इक्वल्स टू Q अपॉन 3। दिस इंप्लाइज Q इक्वल्स टू कितना होगा, 3√3। उसी हिसाब से अगर R निकालने जाएं तो R का वैल्यू क्या होगा, तो R कैसे निकलेगा, पहले देखो ये सेकंड ट्राइंगल। सो फॉर सेकंड ट्राइंगल, इन सेकंड ट्राइंगल लिख सकते हो जो तुम्हारा मन करे, tan 45 डिग्री है, उधर कितना है 45 डिग्री, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी R अपॉन बेस कितना है 3 उधर भी। दिस इंप्लाइज tan 45 डिग्री कितना होता है भाई, tan 45 डिग्री 1 कितना होता है 1। सो 1 इज इक्वल्स टू R अपॉन 3। दिस इंप्लाइज R इक्वल्स टू 3 मीटर। तो हमें क्या बोला है, रिवर का विड्थ, तो रिवर का विड्थ क्या होगा, पूरा इधर से लेके इधर तक, तो Q और R क्या हो जाएंगे, एड विड्थ W इक्वल्स टू Q प्लस R, दैट इज इक्वल्स टू 3√3 प्लस 3, यानी उसको ऐड करके बताओ आंसर कितना होगा, या तुम बताओ, लास्ट का एक एडिशन तो करो। जो सबसे पहले बहुत सटीक उत्तर देगा उसको बहुत अच्छा क्या दूंगा, एक हार्ट मिलेगा हमारी तरफ से और कमेंट को पिन किया जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है खत्म, तो मुझे लेना पड़ेगा तुमसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए देखते रहो, पढ़ते रहो, जगास क्लासेस से सारे वीडियोस कंप्लीट करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये भी नोट कर लेना अच्छे से।